Jai Hind, my dear student. How are you? I hope you are well and healthy. Welcome to your YouTube channel Scholar with शिवाकांत. मैं आप सभी का स्कॉलर विद शिवाकांत प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चलते हैं, लाइव भी चलते हैं, रिकॉर्डेड में भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। तो आप सभी का दायित्व है कि उसे देखें। क्या है? उसे देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। बायोलॉजी क्लास 10 के लिए लॉन्ग आंसर अनसॉल्व का लेकर के आया हूं, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। इवन आप सभी इसको देखिए, क्योंकि आप इस वीडियो को देखेंगे तो विश्वास मानिए कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको जरूर मिलेगा। समझ में आई बात? और मैं कुछ कोटेशंस बोल रहा हूं, अब सुनिए। जो हो गया है, जो हो गया है उसे सोचा नहीं करते। जो हो गया है उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया है उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हीं को मिलती है। क्या? सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पे कभी रोया नहीं करते। समझ में आई बात? जो वक्त और हालात पे, चाहे जैसे वक्त में हो आप, चाहे जितने प्रॉब्लम्स में हो, एंजॉय करो, उसको जियो। आपको पता है कि जीना तो लाइफ है ही है। अगर खुशी से जियोगे तो वो आनंद देगा, और अगर वही दुखी से जियोगे तो वही तकलीफ देगा। इसलिए अपनी लाइफ को जिए और अपना कर्म करिए। आपको किस तरह से सक्सेस होना है उसके कर्म में आगे बढ़ो, क्योंकि बिना कर्म किए आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। और अगर आप ये सोचते हैं कि संघर्ष किए बिना हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको मेहनत कर्म तो करना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा, और ये संघर्ष कभी खत्म होने वाली नहीं है। परेशान मत होइए आप। इसलिए जब खत्म ही नहीं होगी तो उसमें क्यों ना हम एंजॉय करें। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बायोलॉजी यानी बोर्ड एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आपको देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं से आप देखेंगे। यानी फर्स्ट क्वेश्चंस बायोलॉजी का है। लाइव क्लासेस ना होने के कारण बेटा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, थोड़ा टेक्निकल इश्यू के कारण, बट आने वाले दिनों में आप सभी को लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहें। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि क्वेश्चंस कह रहा है कि रंध्र यानी स्टोमेटा क्या है। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। यानी स्टोमेटा क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए हमें। तो आपको पता है कि स्टोमेटा क्या है। स्टोमेटा हमारी पत्तियों में बाह्य त्वचा पर छोटे छोटे छिद्र के रूप में पाए जाते हैं। पत्ती प्लांट की, पौधे की, उनकी पत्तियों में पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र के रूप में पाए जाते हैं। और ये पूछ क्या रहा है, इसकी उपयोगिता भी पूछ रहा है। तो इसका उपयोग कहां पे करते हैं? तो सबसे पहले प्लांट जो है इसका उपयोग तो गैस का एक्सचेंजिंग में कर लेता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को भी स्टोमेटा के द्वारा, रंध्र के द्वारा लिया जाता है और ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में छोड़ा जाता है।
तो पहले उपयोगिता यही हो गई इसकी। समझ पा रहे बात? तो ये सब चीजें बताएंगे। जल हानि को भी कंट्रोल करता है और पौधे जल हानि को भी इससे कंट्रोल कर लेते हैं स्टोमेटा के द्वारा, और वाष्पोत्सर्जन में भी, ट्रांसपिरेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली बात करना है हमें रंग के बारे में। ये स्टोमेटा है क्या चीज? तो स्टोमेटा मैंने बता दिया कि हरी पत्तियों पर, हरे तनों पर ये पाए जाते हैं, और ये दिन में यानी डे में खुलते हैं और रात्रि में बंद हो जाते हैं। इसका रीजन यही है कि आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, प्रकाश संश्लेषण, वो दिन में चलती है, और दिन में चलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेना है। तो लेना है कहां से लेंगे? स्टोमेटा से होकर के जाएगा, और ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में भी छोड़ना भी है। तो स्टोमेटा का वहां पे वर्किंग आ जाता है। दिन में तो खुले रहेंगे, रात्रि में ये क्या हो जाते हैं? क्लोज्ड हो जाते हैं। जो स्टोमेटा होता है इसमें गार्ड सेल पाई जाती हैं, जिनको द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं भी कहते हैं। और स्टोमेटा खुलेगा या बंद होगा, ये डिपेंड किस पे करता है? ये कौन नियंत्रित करता है? ये गार्ड सेल ही नियंत्रित करती है, रक्षक कोशिकाएं ही नियंत्रित करती हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। ये लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस में आते हैं, तो कम से कम एटलीस्ट आपको अच्छे से लिखना है। इसका डिफिनेशन इन द सेंस, ये प्रेजेंट कहां पे होता है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और इसकी उपयोगिता। ये कम से कम 3 हेडिंग इसके अंतर्गत आपको लिखना पड़ेगा। स्टोमेटा में आपको पता है कि स्टोमेटा में एक पेयर अर्धचंद्राकार, और या इसी को आप वृक्काकार भी बोल सकते हो, किडनी के आकार का अर्धचंद्राकार गार्ड सेल्स पाए जाते हैं, जो क्लोज होते हैं, ओपन भी होते हैं। रात्रि में वो क्लोज हो जाएंगे और दिन में क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। और इन्हीं गार्ड सेल पे, इन्हीं रक्षक यानी द्वार कोशिकाओं पे आपका हरित लवक भी पाया जाता है। और आपको हरित लवक के बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया है। थोड़ा हमारा वीडियो पिछले वाला देखिएगा, उसमें पूरा डिटेल में समझा दिया है हरित लवक के बारे में, फिगर के द्वारा भी मैंने बताया है प्रकाश संश्लेषण में। तो आप उसको भी विजिट करिए, वहां से भी देखिए। मैं इस चीज को आप लोगों को बड़े ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को इन सभी का आंसर दूंगा। आप देखेंगे, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे देखिए, पौधे एक्चुअली हैं क्या? तो आपको पता है कि ओवरऑल ये प्रोड्यूसर होती हैं, और इन्हीं प्रोड्यूसर्स कैसे फंक्शंस करती हैं? इनके पास में अगर यही सब चीजें ना हो तो ये प्रोड्यूसर्स कहलाएंगे ही नहीं। प्रोड्यूसर्स इन द सेंस जो मतलब अपनी भोजन बनाती हैं, हम लोगों के लिए भी भोजन उत्पन्न करती हैं, उन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो यही सब होते हैं, तभी तो प्रकाश संश्लेषण होता है और सभी प्रोसेस होती हैं। तो चलिए अब देखते हैं स्टोमेटा के बारे में। यहां पे देखिए लिखा हुआ है, पौधों की पत्तियों के बाहरी त्वचा में, पौधों के पत्तियों के बाहरी त्वचा में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों के द्वारा, सॉरी यहां पे के होना चाहिए, यहां पे में लिखा हुआ है। इन्हीं छिद्रों के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, कार्बन डाई और ऑक्सीजन गैसों का आदान प्रदान होता है। अब हम बात करने वाले हैं रंध्र की संरचना के बारे में, यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। अब देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे
तो चलिए इसके स्ट्रक्चर्स को पहले देख लेते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे ये क्या है, ये स्टोमेटा है, ये ओपन स्टोमेटा, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, सभी लोग ध्यान देंगे, ये स्टोमेटा कैसा है, ओपन है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इस साइड में जाएगा और अगर ऑक्सीजन को इधर निकल आना है इन्वायरमेंट में तो इस साइड से आएगा। और यही जो ओपनिंग है, जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा के नीचे सब स्टोमेटल कैविटी भी पाई जाती है जिनका संबंध इंटर सेलुलर स्पेस से होता है, जो दो स्टोमेटा को जोड़ती हैं। समझ पा रहे बात? और एक्चुअली गैस का एक्सचेंजिंग वहां से होता है, वहां जाती है, वहां से आती है। बात समझ पा रहे हो? और ये देखिए ये गॉड सेल है, यानी रक्षक कोशिकाएं, और यही क्या करती हैं, यही डिटरमाइन करती हैं कि ये जो स्टोमेटा है ओपन रहेगा या क्लोज रहेगा, यही डिसाइड करती हैं। समझ में आया बात? यहाँ पे स्टोमेटल पोर देख रहे हो आप, यानी ये ओपन है, जो ये छिद्र आपको दिखाई दे रहा है ये स्टोमेटल पोर है। यहाँ पे आप देखते होंगे हरे हरे रंग के, ये देखिए दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट, यानी हरित लवक। इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। आप देखिए बहुत सी चीजें हैं, आउटर थिन वॉल। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज जान लो, गॉड सेल पास में जो अंदर की, जो अंदर के साइड्स में लेयर होती हैं, परत होती हैं, वो मोटी होती हैं, तो जो बाहर के साइड्स में गॉड सेल यानी द्वार कोशिका की परत होती हैं वो पतली होती हैं। तो वही लिखा हुआ है आउटर थिन वॉल, जो ऊपर है ये देखिए आउटर थिन वॉल, और इनर जो है थिक वॉल होती है। इज इट क्लियर आप सभी को, सभी लोगों को समझ में आया होगा? यहाँ पे देखिए गॉड सेल लिखा हुआ है, गॉड सेल इसी को बोलते हैं रक्षक कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? रक्षक कोशिकाएं, रक्षक कोशिकाएं, या इसी को एक और नाम से जानते हैं द्वार कोशिकाएं। आप लोग ध्यान देंगे, इसी को क्या बोलेंगे बेटा? द्वार कोशिकाएं बोलेंगे। यहां पे देखिए क्लोरोप्लास्ट लिखा हुआ है। ये जो आपको सफेद यानी सफेद सफेद स्ट्रक्चर से दिखाई दे रहे हैं, दिस इज योर वैक्यूल, मतलब रिक्तिका, ये आपकी रिक्तिका होती है। तो यही सब चीजें यही हैं। अब चलिए मैं पीछे पहले आप सभी को बता दूं, यहां पे देखिए संरचना में कि मुख्य रूप से पत्तियों के बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं कौन? स्टोमेटा, यानी रंध्र। रंध्र कहां पे पाए जाते हैं? पत्तियों के बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। प्रत्येक रंध्र में दो अर्धचंद्राकार या वृत्ताकार द्वार कोशिकाएं यानी गॉड सेल पाई जाती हैं। यही चीज तो आपको बताया कि गॉड सेल कितने होते हैं? दो होते हैं, वन पेयर्स। गॉड सेल के पास स्टोमेटा को छोटा बड़ा या बंद करने की क्षमता होती है। स्टोमेटा को बड़ा करना है, छोटा करना है, ओपन रखना है, ये कंट्रोल कौन करता है? योर गॉड सेल, आपकी गॉड सेल करती है, आपकी नहीं, मतलब पौधे की। तो सारे बात समझाने के पॉइंट आप इसे मैं बता रहा हूं। तो गॉड सेल जो होती है, द्वार कोशिकाएं जो होती है, स्टोमेटा को खुलना है या बड़ा होना है, छोटा होना है, बंद होना है, ये सब वही डिटरमाइन करती है, वही डिसाइड करती है। रंध्र वह रंध्र के नीचे, यहां पे देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, आप लोग थोड़ा सा, मैं इसको सही कर दे रहा हूं, आप लोग इसको ध्यान देंगे। रंध्र के नीचे एक अधोरंध्रीय गुहा पाई जाती है। रंध्र के नीचे, मैंने अभी बताया आपको कि रंध्र के नीचे, स्टोमेटा के नीचे सब स्टोमेटल कैविटी पाई जाती है। अधोरंध्रीय गुहा हिंदी में बोलते हैं इसे, होती है, जिसका संबंध किससे होता है? अंतराकोशिकीय अवकाशों यानी इंटरसेलुलर स्पेस से होता है। इंटरसेलुलर स्पेस से होता है। गॉड सेल की अंदर वाली भित्ति मोटी होती है और बाहर वाली भित्ति पतली होती है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। अंदर वाली और बाहर वाली पतली होती है।
गार्ड सेल पर हरित लवक उपस्थित होते हैं। गार्ड सेल पे हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, और ये फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। समझ में आ रहा है? यही चीज जैसा यहां पे आपको दे रहा हूं मैं नोट्स, इसी प्रकार से नोट्स आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है, और वो फिगर भी बनाना है, फिगर भूलना नहीं है। तो पाए बात मेरी, ये चीज याद रखना है आप सभी। यहां पे देखेंगे, रंध्र दिन में खुलते हैं तथा रात्रि में, दिन में खुले रहते हैं स्टोमेटा, रात में बंद हो जाते हैं। शुष्क हवा या अधिक वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन, पानी का बाहर निकलना ट्रांसपीरेशन अगर अधिक हो जा रहा है, शुष्क हवा चल रही है, तब भी स्टोमेटा बंद हो सकते हैं, और बंद रहते भी हैं। समझ में आया बात? बंद किया भी जा सकता है उसे शुष्क हवा या अधिक वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, ट्रांसपीरेशन। खुलना तथा बंद होना, खुलना तथा बंद होना यह कौन डिसाइड करता है? आप देखेंगे कौन डिसाइड करता है जी? खुलना तथा बंद होना कौन डिसाइड करता है? यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है बहुत सिंपल सा, बड़ा सुंदर सा, रक्षक कोशिकाएं। रक्षक कोशिकाएं माने बाबू आपका गार्ड सेल। एक चीज तो मैंने बताया, बताइए आप सभी को समझ में आया या नहीं समझ में आया? देखिए, जब ये स्टोमेटा क्लोज हो जाता है तो इस शेप का दिखाई दे रहा है, और जब ओपन रहता है तो इस तरह से दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे बात? ये आपको इसीलिए मैंने दोनों यहाँ पे स्ट्रक्चर्स लगा दिए हैं। इसका फिगर भी आप बना करके आओगे, इसका फिगर भी बना करके आओगे। सर जी फिगर कैसे बनाए? बड़ा गजब बात है। अरे भाई साहब क्या करना, दो ऐसे बनाओ, ऐसे करो, ऐसे करिएगा वहां पे, और उसके बाद में थोड़ा ऐसे करिएगा आप, और फिर इधर से ले आइए, इसका भी एक शेप ऐसे कर लो। थोड़ा लगता है मुझसे भी नहीं बनेगा, पर एक्चुअली ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है? लो बन गया भाई, ये तो मेरा बन गया। आप भी ऐसे बना दीजिएगा वहां पे। तो सारे बात, उसके बाद में क्या करना है आपको? आप यहाँ पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स का, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाओगे जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स आपको नहीं बनाने हैं। ऐसे लिखना और बता देना कि सर जी यही है आपका क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। बस हो गया। अगर आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो याद रखना, थोड़ा सा यहाँ पे आप सावधानी बरतेंगे, इसको थोड़ा मोटा कर दीजिएगा प्लीज। रीजन ये है कि जो चीज ज्यादा हाईलाइट होती है उसको ज्यादा ध्यान एग्जामिनर देखते हैं या देते हैं, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा आप लोग मोटा, क्योंकि अंदर की जो लेयर्स होती है गार्ड सेल की वो थोड़ी मोटी होती है एज कंपेयर टू आउटर लेयर। ओके, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए बेटा, हो गया, ये आपका स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा है ये। अरे समझ पायो घचनू काका? समझ में आ गया आप सभी को? है नहीं समझ में आया? चलिए नेक्स्ट करते हैं। समझ में नहीं आएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, कचकचा के पकड़ेंगे हम, और जिसको एक बार कचकचा के पकड़ लिए उसको छोड़ते नहीं है। इसलिए आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए इसकी उपयोगिता के बारे में थोड़ा सा, उपयोगिता, इसमें उपयोगिता क्या है भाई? स्टोमेटा का क्या उपयोग है इसके बारे में हम लोग समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा इजी कंसेप्ट। स्टोमेटा द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, यहां पे देखिए लेने, तथा यहां पे O2 रहेगा, ऑक्सीजन छोड़ना। ये दोनों प्रोसेस होती है, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा वाटर से जो ऑक्सीजन लिबरेट हुआ, जो निकला, उसे इन्वायरमेंट में मुक्त करना। ये दोनों काम स्टोमेटा करता है, ठीक है? वाष्पोत्सर्जन के लिए भी, यानी ट्रांसपीरेशन के लिए भी आपका स्टोमेटा अर्थात प्लांट का स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आई बात?
पौधे पानी के हानि की निगरानी करते हैं। पौधे इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा पानी की निगरानी करते हैं कि इनमें कमी तो नहीं हुई, हानि तो नुकसान तो नहीं हो रही है। मान लो कमी हो रही है पानी की, तो क्या कर देंगे, ये स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे। गौर से क्या करेगा, क्लोज कर देगा, जाओ पानी नहीं जाएगा बाहर, वाष्पोत्सर्जन बंद। समझ पा रहे बात? तो ये सब चीजें होती हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया, ये सब चीजें समझ में आ गई। अरे अब भाई साहब, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, इधर उधर मत देखो। आपके बगल में कोई भी बैठे या बैठी है, आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि वक्त जाने पर वक्त वापस नहीं आता है, केवल यादें आती हैं। समझ पाए बात? चलिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ सेकंड इज स्टार्ट। लिसन, क्वेश्चन इज दैट दंत क्षरण से क्या समझते हैं? दंत क्षरण से आप क्या समझते हैं? इसके बारे में आपको स्पष्ट कीजिए कह रहा है। तो दंत क्षरण का मतलब क्या है कि हमारी जो तीत है, तीत के पास में जो व्हाइट कलर की आउटर लेयर होती है, उसे इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। और यदि इनेमल के पदार्थ धीरे धीरे छीड़ हो रहे हैं, निकल जा रहे हैं और वो नरम पड़ जाता है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दंत क्षरण। यही क्या आपका होता है? दंत क्षरण होता है। यहां पे देखिए, इसका डिफिनेशन मैंने लिख दिया है बड़ा ही सिंपल भाषा में। इनेमल में उपस्थित खनिज का निकल जाना, यानी जो इनेमल में खनिज प्रेजेंट है उसका निकलना, और दांतों का नरम पड़ जाना, और दांत जो है वो क्या हो जाए, मुलायम हो जाए, नरम हो जाए, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दंत क्षरण कहते हैं। दंत क्षरण कहलाता है। ये एक प्रकार की बीमारी है। दंत क्षरण को दंत अस्थि क्षय या छिद्र भी कहा जाता है। ठीक है, आगे आप सभी को सब मिलेगा। अच्छा, ये जो दंत क्षरण है ये कैसे होता है, बताओगे हमें? क्या आप बता सकते हो? क्या आपको कंसेप्ट पता है? अरे भाई, जब आप ज्यादा खाना खाते हो, अरे ज्यादा का मतलब ये नहीं, जब आप खाना खाते हो, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, कहा मैं आपको मैं पकड़ लूंगा, मुझे पता चल जाएगा। सच्ची में बताना, आप जब भोजन खाते हो तो खाने के बाद में क्या पहले आप अपने दांत को साफ करते हो? मैक्सिमम लोगों का मतलब ये मान के चलिए कि 60 to 70% लोग खाने के बाद में ब्रश नहीं करते, बट डॉक्टर तो उन्हें सजेस्ट करते हैं कि खाने के बाद में ब्रश किया करो, और करना भी चाहिए। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। क्या होता है ना कि जब हम लोग भोजन खाते हैं, तो भोजन खाने के बाद में जब हम उसको चबाते हैं, तो कभी ना कुछ कण हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं, और उन कण में शुगर्स भी होते हैं, यानी शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, तो आपको पता ही होगा। तो वो शर्करा क्या काम करते हैं कि जीवाणु, उस शर्करा के कारण जीवाणु पनपने लगते हैं। अब जब जीवाणु पनपने लगते हैं तो एक इनेमल पे एक लेयर का परत बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? परत बना लेते हैं, जिसके कारण
लार जो होता है हमारा, वो अम्ल को उदासीन नहीं कर पाता है, अम्ल को उदासीन नहीं कर पाता है। और जब अम्ल उदासीन नहीं होगा तो अम्ल की मात्रा बढ़ती रहेगी। समझ पा रहे बात? और जब अम्लता हमारे माउथ का, क्योंकि माउथ में अम्लता भी बनने लगती है, और जब अम्लता हमारे माउथ का बनेगा और अधिक मात्रा में होगा तो यही जो दांत है, अधिक अम्ल के कारण इनमें छीड़न होने लगेगा, ये छीड़ होने लगेंगे। इनसे, इनेमल से जो खनिज हैं वो रिलीज होने लगेंगे। समझ पा रहे बात? वो अलग अलग मतलब निकलने लगेंगे। दांत इसके कारण नरम हो जाएगा। ए भाई, इसी को तो बोलते हैं दंत क्षरण। समझ पाए बात मेरी? अब देखिए, इसका आपको पूरा मैंने लिख करके रखा हुआ है, देखिए आपके लिए। दंत क्षरण को दंत अस्थि क्षय या छिद्र भी कहा जाता है। यह एक बीमारी है, यह आपको पता है। हमारी दांतों पर एक चमकीले सफेद रंग की परत होती है। इस परत के पदार्थ को इनेमल कहा जाता है। याद रखना, इनेमल जो परत है बेटा, ये मनुष्य के शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ का बना होता है। मैं कठोरतम की बात कर रहा हूं, मैं मजबूत की बात नहीं कर रहा हूं। कठोर और मजबूत में फर्क होता है। समझ पा रहे हो बात? कठोर में और मजबूत में फर्क होता है, याद रखना। लेकिन ये कठोर होता है, बहुत कठोर होता है। इनेमल कठोरतम पदार्थ का बना होता है। इनेमल के नीचे डेंटिन नाम की परत पाई जाती है, नामक पदार्थ की बनी होती है एक परत होती है। जैसे मान लीजिए, मैं बता रहा हूं यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए, वैसे जैसे ये मान लीजिए, ये आपका क्या है, दिस इज योर टीथ, ठीक है? क्या उल्टा बन गया? क्या बन गया जी? टीथ की तरह नहीं दिख रहा क्या? जस्ट अ मिनट, मान लो, थोड़ा सा इस तरह से समझ के रखो, ये समझ लो आपका टीथ है। ये तो घूर जैसा बन गया यार। चलिए, तीन कोण बना देते हैं, त्रिभुज। आप समझो, ये आपका टीथ है। टीथ के ऊपर जो इस परत को बोलेंगे इनेमल। और जो ये नीचे वाली परत होती है, नीचे वाली परत से, इनको बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं इन्हें? डेंटीन। इन्हें डेंटीन बोलते हैं। और जो इसका जो जड़ होगा, जो दांत का जड़ होगा, जो ये आपके मसूड़े में जाकर के धंसा रहेगा, वो सीमेंटन का बना होता है, सीमेंटम। समझ पा रहे बात? सब चीज लिखा हुआ है, देखेंगे आप। डेंटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, दांतों की जड़ सीमेंटम से ढकी रहती हैं, जो कैल्सीफाइड या खनिज युक्त ऊतक परत है। जो कैल्सीफाइड या खनिज युक्त ऊतक परत है। चलिए, एक्चुअली आप लोगों को यहां से बताना था, बट मैं इस चीज को थोड़ा सा सोचा कि इसके बारे में भी जानना आप लोगों को जरूरी है, इसीलिए मैंने उसको लिख दिया। अगर आप ऐसे लिखेंगे, याद रखना, आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स मिलेगा और एग्जामिनर भी प्रसन्न रहेगा। जब हम खाना खाते हैं तो दांत को साफ नहीं करते हैं, मतलब खाना खाने के बाद में आप ब्रश नहीं करते हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, तो खाद्य पदार्थों के कण लगे होते हैं। कहां पे लगे होते हैं? हमारे दांतों पे चिपके हुए होते हैं। इन खाद्य पदार्थों के शुगर, जो इनमें प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट अर्थात शर्करा है, शुगर से जीवाणु पनपने लगते हैं। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जो खाद्य पदार्थों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक जाते हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं उनके साथ में मिलकर के वो दांतों पर चिपक जाते हैं और दंत प्लाक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दंत प्लाक। यानी जब जीवाणु और खाद्य पदार्थ दोनों मिलकर के दांतों पे चिपक जाते हैं तो उसे बोलते हैं दंत प्लाक। उसे क्या बोलेंगे? दंत प्लाक कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
आप देखेंगे दंत प्लाक दांतों को एक परत से ढक लेते हैं, दांतों को एक परत से ढक लेते हैं, जिसके कारण लार, यहां पे देखिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दांत की सतह तक नहीं पहुंच पाता है। यानी उदासीन का मतलब निष्क्रिय करने के लिए, क्षार में परिवर्तित करने के लिए। तो बता रहे बात। तो जब लार वहां तक नहीं पहुंचेगा तो उसके अंदर जो भी अम्ल पड़ेंगे, अम्ल की मात्रा बढ़ेगी और दांतों को क्या करने लगेगा, दांतों को क्या करेगा, छीड़ करेगा। अम्ल की मात्रा में वृद्धि से इनेमल का क्षरण प्रारंभ हो जाता है। क्या, इनेमल का, अम्ल की मात्रा में वृद्धि से इनेमल का क्षरण प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रक्रिया को दंत क्षरण कहा जाता है। समझ में आई बात? अरे समझो हो आप लोग कि नहीं समझ पाए हो? अगर समझ में आया तब तो बढ़िया, ना ही समझ में आया तो और बढ़िया। ठीक, चलिए, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो महा ठीक। थोड़ा इसके बारे में बताइए जी। हालांकि परेशान मत होइए, मैं तीत के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। कई बच्चों का डिमांड था कि सर उसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट विश्वास रखिए आप सभी को समझ में आएगा और हो सकता है कि इसको मैं कल ही बना दूं। ठीक है, चलिए अब इससे बात करते हैं। देखिए बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन सा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। याद रखना, अगर आप इसको देखें तो आपको फायदा बोर्ड एग्जाम में दिखाई देगा। समझ पा रहे हो बात? प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन से आप क्या समझते हैं, इसका एक नामांकित चित्र बनाइए। इसका एक चित्र बनाइए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है भैया? रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है कि जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, उसके बाद में तब डिफिनेशन पे चलते हैं। आपको अगर कोई सुई चुभाता है या मान लो कोई गरम चीज पे आपका हाथ पड़ जाता है, तो आप वहां से गर्म चीज से तुरंत हाथ हटा लेते हैं। कोई सुई चुभाया तो आप ही सोचोगे नहीं कि अच्छा क्या है, कौन है, कैसा, आप तुरंत हटाओगे अपना हाथ। दिस प्रोसेस यानी दिस इज एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन एक्शन। ये क्या, इसको ब्रेन को तो बाद में ये चीजें पता चलती हैं, ये ऑटोमेटिकली होता है। स्पाइनल कॉर्ड भी इसको कंट्रोल करता है। तो अभी आप देखेंगे, ध्यान देंगे। अब देखिए इसके बारे में चलिए देखते हैं। याद रखना ये दो प्रकार का होता है। ये भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो आप जन्मजात से अपने पापा से पाए, पूछो का, पूछो का चीज पाए? अरे जब आप छोटे थे, इतने से थे, तो आपको रोने के लिए कोई सिखाया था जी? आपको कोई रोने के लिए सिखाया था? आप जन्म लेते, या मतलब मैं भी या कोई भी जन्म लेते ही बच्चे रोने लगते हैं, तो ये इनेट हुआ ना, यानी वंशागत हुआ। आप कोई भी चीज, जैसे ये पेन है, छोटे नन्हे से बच्चे को अगर आप ये पेन जो मतलब 1 वर्ष का है, अगर आप इस पेन को दे दोगे तो वो मुट्ठी में कस के पकड़ेगा। तो पकड़ने के लिए कोई सिखाया कि बेटा ऐसे पकड़ना चाहिए? ये इनेट है ना। और एक होता है, जैसे एक होता है आपका इनेट हो गया, एक होता है एक्वायर्ड या एडाप्टिव। समझ पा रहे हो बात? एक्वायर्ड या एडाप्टिव। एडाप्टिव या एक्वायर्ड क्या होता है? ये सीखा जाता है, ये अनुभव से प्राप्त होता है। जैसे आप कहीं जा रहे हो, अब बढ़िया से कोई चीज बना रहा है, उसका स्वाद या पनीर या कुछ भी बना रहा है, जो आपको ज्यादा पसंद हो वही सोच लो, और आपके नाक तक उसकी स्मेल चली गई या आपने देख भी लिया, तो आपको उसके स्वाद के बारे में ऑटोमेटिकली अनुभव हो जाएगा। अगर आप पहले से उसको खाए, हाँ ये ऐसा लगता है, तो ये एक्सपीरियंस से मिला ना, अनुभव से आपको ना।
अब 2 साल का लड़का जो कभी नहीं खाया है उसको चाहे आप कुछ भी रख दो, पूरी दुनिया का उसके पास में रख दो, उसको क्या मतलब है जब उसके पास में एक्सपीरियंस नहीं है। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात। आइए देखते हैं। तो जो ये रिफ्लेक्शन होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, देखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे देखिए बड़ा सुंदर सा मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है, आप लोग थोड़ा इसको इसी तरह से लिखिएगा और ध्यान से समझिए। किसी उद्दीपन या बाहरी वातावरण में अचानक परिवर्तन के प्रति जन्मजात या बिना सोचे समझे, आप सोचते समझते नहीं हो इस कंडीशन में, सोचे समझे होने वाली अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। समझ में आया बात? होने वाली क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। जैसे मैंने बताया ना, गर्म हीट्स या किसी भी चीज में आप अगर उसको टच करते हो या आपको कोई सुई चुभोता है, आपका कभी फ्रेंड ने सुई चुभोया होगा पीछे से, तो आप देखते नहीं हो, तुरंत खड़े हो गए होंगे। ये माइंड सोचने का दांव नहीं होगा, ये तुरंत एक्शन होता है। इसी को रिफ्लेक्शन एक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक प्रतिवर्त और एक होता है अनुकूली या उपार्जित प्रतिवर्त। इंग्लिश में इसे एडाप्टिव या एक्वायर्ड रिफ्लेक्स कहते हैं। ये नेचुरल रिफ्लेक्स होगा जो माता पिता से डायरेक्ट उसके बच्चों में आएगा। ठीक है ना, जनकों से उसके ऑफस्प्रिंग में यानी संतानों में जाता है। जो लक्षण जिनके द्वारा वो बिहेवियर शो करते हैं रिफ्लेक्स की, वो क्या होती है, उसे प्राकृतिक प्रतिवर्ती या अनुकूली या उपार्जित प्रतिवर्ती बोलते हैं। यहाँ पे ये एडाप्टिव है। ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लोग, बहुत ध्यान से ध्यान देंगे। यहाँ पे है कि अनुकूली या उपार्जित प्रतिवर्ती यानी एडाप्टिव या एक्वायर्ड रिफ्लेक्स के लिए अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? अनुभव बेटा। किसकी आवश्यकता है? अनुभव की। यानी यहां पे एक्सपीरियंस मैटर करता है, बट हियर प्राकृतिक प्रतिवर्त यानी इसकी रिफ्लेक्शंस, ये किस प्रकार की रिफ्लेक्शन होती है? ये जन्मजात पापा और मम्मी के द्वारा वंशागत होता है। तो पारे बात वंशागत होता है। जो हम लोग क्या करते हैं, जैसे इनेट भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल आप सिंपल सा ले लो, छोटा सा बच्चा कि हथेली में कुछ रखो तो वो हथेली में उस सामान को जकड़ कर पकड़ लेता है। जैसे पेन ले लो, मैं आपका एक बेहतर एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जैसे आपके आंख के सामने अगर हम थोड़ा सा इसे करें तो आपकी पलक क्या हो जाएगी, पलक झपका दोगे। तो ये कोई सिखाया कि आप ऐसे झपकाना है? समझ पा रहे बात? कोई भी चीज जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। दिस इज प्रोसेस और रिफ्लेक्स। ठीक है। और अनुकूली या उपार्जित प्रतिवर्त में क्या होता है कि आपको अनुभव की जरूरत पड़ती है। जो मैंने टेस्ट वाला आपको बताया ये बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। इसमें देखो, इसमें कहा गया है कि आपको चित्र भी बनाना है, इसीलिए मैं इसको ज्यादा लेंदी नहीं किया। बस इसको आप लिख लो कि ये जन्मजात से यानी वंशागत होता है और इसके द्वारा अनुभव से प्राप्त होता है। इसके एग्जाम्पल लिख लो कि भोजन का स्वाद का पता चल जाना, दिस इज यानी टेस्ट का। और यहाँ पे लिख लो कि जन्मजात पापा मम्मी से वंशागत होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आंख का पलक झपक जाना। और आप ये समझ लेते हो बच्चे के हाथों में कोई भी चीज दे दो तो उसको जकड़ के पकड़ लेता है। ये भी एग्जाम्पल्स हैं। और दूसरी बात ये फिगर है, थोड़ा फिगर आपको ट्राई करना पड़ेगा। ये मेरज्जू है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड से ही मस्तिष्क के लिए संदेश भेजता है। जब पूरी एक्शंस हो जाती हैं तब ये जा करके किसको भेजता है? मस्तिष्क के लिए संदेश भेजता है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये कप रखा हुआ है और ये कप में चाय यानी हीट है। अगर आप इसको हाथ को रखते हो तो यहाँ पे देखिए ये तुरंत रिफ्लेक्शंस की
प्रोसेस दिखाई गई है इसमें, ठीक है। यानी ग्राही है, ग्राही का मतलब ऊष्मा दर्द या दर्द, त्वचा में ग्राही, यानी ये इन्हें प्राप्त होता है। उसके बाद में संवेदी तंत्रिका कोशिका जो होती है वो इन्हें क्या करती है, इनके सिग्नल को एक्सेप्ट करती है, उसके बाद में वो आगे ट्रांसफर करती है। उसके बाद में आप देखेंगे, उसके बाद में प्रतिसार तंत्रिका कोशिका होती है जो रिफ्लेक्स करती है और आपके कार्यकर यानी भुजा के पेशी में आ जाती है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये देखो, ये रिफ्लेक्स कर रही है कि नहीं कर रही। यहां से मान लीजिए इसका अनुभव चला यहां से, उसके बाद में ये इस साइड में आया और फिर यही कौन, प्रतिसारण यानी तंत्रिका कोशिका इसको ट्रांसफर करके कहां पे लाती है, उसके कार्यकर यानी भुजा में पेशी मसल्स जो होती हैं, ये मसल्स होती हैं हमारी, यहां पे लेकर के आती है और ये मसल्स क्या करेंगे, तुरंत कांटेक्ट करेंगे, तुरंत हटा लेंगे हाथ। समझ पा रहे बात। उसके बाद में आपको पता है कि ये जो एक होती है जो मस्तिष्क तक, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड से मस्तिष्क तक क्या पहुंचाती है, संदेश पहुंचाती है कि वो जल रहा था, मतलब जल रहा था, हीट था। तो ये प्रोसेस है। आप इसका एक प्रकार का फिगर बना लीजिएगा, थोड़ा आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये आए, मतलब क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो आप इस चीज के बारे में आई होप आपकी समझ में आया होगा, ठीक। चलिए आप नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहां पे देखेंगे क्वेश्चंस नंबर आपका नेक्स्ट, आप देखेंगे लिखा हुआ है ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। समझ में आया बात। तो ओजोन परत आपको पता है कि वायुमंडल में प्रेजेंट है और ओजोन परत सभी जीवों के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एक्चुअली डायरेक्टली कहना उचित रहेगा क्योंकि सभी जीवों के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर जी? क्योंकि आपको पता है जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो उसमें यानी 7 रेज होते हैं 7 कलर के, तो उनमें से एक कलर होती है पराबैंगनी किरण, और पराबैंगनी किरण यूवी लाइट जो होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट, दिस इज वेरी हार्मफुल। यदि ये किसी व्यक्ति के शरीर पे पड़ती है तो स्किन की कैंसर को भी काज कर सकती है, प्रतिरक्षा तंत्र को भी कम कर सकती है। समझ पा रहे बात। बहुत सी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकती है, मोतियाबिंद कर सकती है आपके आंख में। ये सब प्रोसेस यूवी लाइट करती है, यानी पराबैंगनी किरण, और इन्हीं पराबैंगनी किरण को एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करता है कौन, आपका ओजोन परत। और आप सोचिए कि यदि ओजोन परत ना हो तो इस संसार में, मतलब पृथ्वी पर क्या होगा। इसलिए ओजोन परत का भी हम लोगों को रक्षा करना बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि क्लोरोफ्लोरो नाम की, देखेंगे आप यहां पे देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है यही ओजोन परत को डिस्ट्रॉय करता है। वैसे अनदर चीज भी है बट ये मेजर इंपॉर्टेंट, मतलब ओजोन को हार्म करता है। अब ये चीज पाए कहां जाते, निकलते कहां से हैं, तो आपको पता है जो फ्रिज होती हैं या कोई भी चीज कूलिंग के लिए होती है, अग्नि को बुझाने वाली चीजें होती हैं, इन सभी चीजों से ये निकलती है और इन्हीं पे नियंत्रण रखना, केवल हम इन्हीं को नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ करके समझा दें इसको। आई थिंक आप सभी लोग जानते भी होंगे बट एक्चुअली मैं समझा दे रहा हूं। देखिए, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है, विषम नहीं विषय है, या बना लो इसको,
विषय है, क्योंकि इससे सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरण यानी उपस्थित होती हैं, जो पृथ्वी तक पहुंचा देती हैं। ठीक है, जो पृथ्वी तक पहुंचती है पराबैंगनी किरण, जब ओजोन परत अगर क्षति होता है तो कहां तक पहुंचेंगी वो? पृथ्वी तक। समझ पा रहे बात? पृथ्वी तक पहुंचेंगी, जिनके कारण निम्न समस्याएं होती हैं। पहले नंबर त्वचा कैंसर, ये त्वचा का कैंसर हो सकता है, आपका मोतियाबिंद हो सकता है। ठीक है, आप देखते हो जो फार्मर होते हैं, कृषि उत्पादों में कमी हो जाती है, उनमें क्या हो जाएगा? कृषि उत्पादों में कमी हो जाएगी। समझ पा रहे बात? तो ये पराबैंगनी बहुत घातक विकिरण होती है सनलाइट का, इसलिए ओजोन परत हम लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग करें क्या जी? थोड़ा कम यूज करो आप अपना फ्रिज। समझ पा रहे बात? कम यूज करो यार, और क्या करोगे? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वृद्धि के कारण, इसको CFC भी बोलते हैं शॉर्ट में, ओजोन परत में छेद हो जाते हैं या हो गए हैं, हो भी गए हैं। आपको पता भी होगा कि ओजोन परत थोड़ा कहीं पे डिस्टर्ब हुआ है, आप लोग जानते भी होंगे। अब सीमित करने के लिए उठाए गए कदम, इनको सीमित मतलब इनको रोका कैसे जाए, इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, उनके लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, देखेंगे। वातावरण में CFCs की रिहाई को कम करें, यानी जो वातावरण में, जैसे आप फ्रिज व्रिज या AC ओसी जो आप चलाते हो ना, यही सब सबसे ज्यादा ओजोन परत को हार्म करते हैं। ठीक है, तो आप समझेंगे, रिहाई को कम करें। सुपरसोनिक विमान, जो कुछ ऐसे विमान हैं जो सुपरसोनिक विमान होती हैं, इनका भी आप इस्तेमाल कम करें। नाभिकीय विस्फोटक पर नियंत्रण रखें। ये सब सीमित करने के लिए उठाए गए कदम हैं, जिनके कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी इफेक्ट। और नाभिकीय विस्फोटक आप समझते ही होंगे, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, इन सभी बम्बों पर प्रतिबंध लगाना, मतलब प्रतिबंध इन द सेंस कि इनको छोटी छोटी बातों के लिए नहीं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि कोई भी देश, यूक्रेन हुआ और रशिया हुआ, इतने दिन से वार चल रहा है, बट किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि न्यूक्लियर पावर का यूज करे। इसका रीजन यही है कि सब जानते हैं कि अगर आप यूज करोगे ज्यादा, ओजोन परत डिस्ट्रॉय होगी और एक आदमी की थोड़ा दिक्कत होगी, पूरा संसार जलेगा। समझ पा रहे बात? तो ये भी, इसके लिए भी प्रतिबंध लगा हुआ है कि आप यूज नहीं कर सकते अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल पे। समझ पा रहे बात? वो सब तो सेट ही गए हैं। तो ये बात थी, आपको इतना लिखना है, एटलीस्ट आपको ओजोन परत के बारे में दे दिया जाए तो आपको इतना लिखना है। इतना जब आप लिखोगे तब आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ लिखा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, चलते क्या है, शायद आई होप यहां से हिंद होगा आपका क्लास थोड़ा सा। चाहे यहां पे देख लो, यहां पे लिखा हुआ है, चाहे आप वो वाला करते, चाहे आपको ये वाला करना है। ठीक है, अथवा लगाया हुआ था वहां पे। किन्हीं दो पर आप टिप्पणी लिखिए, 3-3 नंबर का आएगा, तो ज्यादा क्या है जी, आप तो टिप्पणी लिख सकते हो। अब किन्हीं दो पर मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, तो आप हृदय, आप मनुष्य का बनाना तो आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो उसका प्रैक्टिस करो बनाने का। समझ पा रहे बात? या किसी वीडियो में, हम शॉर्ट वीडियो में इसको बना करके अपलोड कर देंगे, इसको बताने का कोई मतलब तो है नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं लिंग निर्धारण या खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला का मतलब फूड चेन। भाई खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या है? फूड चेन होता है। फूड चेन का मतलब क्या है कि जैसे सर जी, जैसे पौधा हुआ प्राइमरी प्रोड्यूसर। क्या हुआ? प्राइमरी प्रोड्यूसर, यानी उत्पाद करने वाला प्रथम प्राणी वही तो है। और पौधे को खाया किसने? एनिमल ने खाया। जैसे मान लो गाय भैंस या कोई भी खा ले, या बकरी खाई, और उस बकरी को किसने खाया? बकरी को चीते ने खाया। समझ पा रहे बात?
और चीटी को डिस्ट्रॉय हुआ तो डिकम्पोजर आए। इस प्रकार से यही फूड चेन होती है, खाद्य श्रृंखला होती है। समझ में आ रहा है बात? तो खाद्य श्रृंखला के बारे में भी कोई मीनिंग नहीं है बात करने का। आई होप ये चीजें आपके समझ में आया होगा। आप अपने हिसाब से लिख दोगे कि पौधा आया जिसको प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, ये प्रोड्यूसर्स है, सॉरी प्रोड्यूसर्स है, इसको प्रोड्यूसर से सीधा बोलो प्रोड्यूसर है। अब इसको खाया गाय ने, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गई। समझ में आ रहा बात? और इसको किल किया मान लीजिए लायन ने, तो ये क्या हो गया? ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। ठीक है, तो यही प्रोसेस होती है, ना कि केवल आप इसी प्रकार से प्राइमरी कंज्यूमर होती है, सेकेंडरी कंज्यूमर भी होती है, टर्सरी कंज्यूमर भी होती है। बट मैं आपको एक आउटलाइन बता रहा हूं कि इसी को ही फूड चेन कहा जाता है, इसी को ही खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। समझ पा रहे बात? इसी प्रकार से अब ये नहीं कि केवल आप इतने ही लिखना, आप अपने बुक में देखिएगा, पढ़िएगा उसको, और उसमें साफ साफ लिखा रहेगा। अब पौधे को कौन खाता है, उसके बाद में उसे कौन खाता है। जैसे पौधे को मान लीजिए कोई बकरी ने खाया, बकरी को सियार ने खाया, जयकाल ने, या कुत्ते ने खाया, या कुत्ते को फिर लायन ने उसको कंज्यूम किया, इसी प्रकार से चलेगी। ठीक है, तो ये होता है। क्वेश्चन यहां पे थोड़ा सा ये बताने के लायक इंपॉर्टेंट है कि लिंग निर्धारण क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। लिंग निर्धारण, बस इसके बाद में ये आपका अनसॉल्व लॉन्ग वाला यहां पे खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जब सेट करेंगे क्वेश्चंस फिर लेकर के आएंगे। ठीक, अब चलते हैं जैसे ये लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन। लिंग का निर्धारण, देखिए लिंग का निर्धारण तो कई प्रकार से भी हो सकता है। आपको पता है कि लिंग का निर्धारण इन्वायरमेंट में किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव यानी टेम्परेचर का कम या ज्यादा होना, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है लिंग निर्धारण में। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी सेक्स क्रोमोसोम्स यानी क्रोमोसोम्स का कोई लेना देना नहीं होता है। आपको कछुए के बारे में, एलिगेटर के बारे में पता ही होगा। ठीक है, तो मैं मनुष्य के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर का दिया है, इसीलिए ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो लिंग निर्धारण का मतलब क्या है, पहले नंबर समझ लेते हैं क्रोमोसोम के बारे में, गुणसूत्र के बारे में। क्रोमोसोम बेटा 2 प्रकार के होते हैं, और मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूं जो आपके बुक में दिया गया है, क्रोमोसोम बेस्ड लिंग निर्धारण। ठीक है, गुणसूत्र के बेस पे लिंग निर्धारण दिया गया है। क्रोमोसोम्स 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र। ठीक, एक होता है कायिक गुणसूत्र और एक होता है लिंग गुणसूत्र। समझ लेते हैं। कायिक गुणसूत्र को ऑटोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। और लिंग गुणसूत्र को सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं या इसी को एलोसोम बोलते हैं। और अगर मेल में भी बात की जाए तो मेल में अब लिंग गुणसूत्र, जैसे आपको पता है कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46 यानी 23 पेयर्स होते हैं, जिनमें से आपको पता है 22 पेयर्स आपके 22 पेयर्स कौन से होते हैं? ऑटोसोम्स। और 1 पेयर्स कौन से होते हैं? 1 पेयर्स एलोसोम्स। और ये भी एलोसोम्स भी जो होता है मनुष्य में, ये 2 प्रकार का, यानी आप 2 प्रकार का इन द सेंस, यानी मेल में फीमेल में देखेंगे। अगर आप फीमेल की बात कर रहे हो, फीमेल में देख रहे हो, तो फीमेल में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसे आप होमोलोगस क्रोमोसोम्स यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हो। और अगर पुरुष है तो पुरुष में XY पाए जाते हैं।
इसे बोलते हो आप हेटेरोलोगस। समझ में आया बात? ये क्या होता है आपका हेटेरोलोगस होता है क्रोमोसोम्स। अब गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स के द्वारा किस प्रकार से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि ये मेल है या फीमेल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि मान लीजिए आपके पास में आपके गुणसूत्र जो प्राप्त हुए हैं उनमें सेक्स क्रोमोसोम्स में अगर मान लीजिए वाई है, तो वाई जो पिता के द्वारा, पिता से मिलता है, पिता के द्वारा वाई मिलता है, तो मनुष्य में पिता से मिले हुए वाई क्रोमोसोम नर पुरुष बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? नर पुरुष बनाएंगे। अगर वाई क्रोमोसोम पिता के द्वारा दिया गया तो वाई क्रोमोसोम नर पुरुष बनेगा। और यदि मान लीजिए पिता के द्वारा पिता से एक्स क्रोमोसोम फीमेल यानी माता जी के एक्स क्रोमोसोम से फ्यूज कर रहा है, तो वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? मादा पुरुष मादा बनेगी। तो याद रखना, पुरुष का जो दोनों क्रोमोसोम है यहां पे डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी वाई जो है, वाई क्या करेगा? भाई मेल बनाएगा। अगर वाई के साथ में आप भले चाहे जिसका एक्स के साथ में मिला दो, वो बनेगा मेल ही। लेकिन जब तक एक्स अगर ये ना दे और एक्स यहां से ना आए, तब तक आप फीमेल का फॉर्मेशन। इसीलिए पिता से अपने माइंड को फिक्स रखे पिताजी से, कि पिताजी से अगर वाई मिला तो नर बनेगा, अगर पिताजी से क्रोमोसोम एक्स मिला तो वो क्या बनेगा? मादा बनेगा। आई होप आप सभी को ये सब चीजें, बेसिक चीजें पता होंगी। तो चलिए आज के लिए मैं यहीं पे अपने ये लेक्चर को स्टॉप करता हूं। आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा और बेटर भी लगा होगा। और आप लोग प्लीज देखिए, एक चीज तो बड़ा दिक्कत होती है, जब आप लोग शेयर नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो। ये तकलीफ होता है कि जब हम लोग इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप लोगों के पास में केवल पिन करना है, तो आप क्यों नहीं करते हो। चलिए खैर, हमारी जो टेंडेंसी है, मैं अपना काम कर रहा हूं, मेरी पढ़ाने की टेंडेंसी है, मैं पढ़ा रहा हूं। आगे आप लोग सोचिए आप लोगों को क्या करना है। परंतु मेरे तो यही सजेशन है कि आप लोग वीडियो को देखें, चैनल अगर नए हैं सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, स्टेटस पे भी लगाएं, जिससे सभी बच्चे को ये वीडियो मिल सके और वो भी समझ सकें। चलिए आज के लिए मैं इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।